नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाराजा रणजीत सिंह के विषय में, जिन्होंने एक सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जानेंगे इनके शुरुआती जीवन और किस प्रकार से इन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने एक सिख साम्राज्य की स्थापना की थी और सिख साम्राज्य स्थापित करने वाले ये पहले शासक थे, महाराजा रणजीत सिंह। देखो, हम लोग जो है महाराजा रणजीत सिंह जी के विषय में पढ़ने से पहले इनके समय और इनके समय से पहले सिखों की क्या स्थिति थी, भारत की किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी, थोड़ा सा उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, जो महाराजा रणजीत सिंह जी हैं, इनका जो शासनकाल है वो आपको मिलेगा 1797 से शुरू होकर के 1839 तक। इतने समय तक ये जो है पंजाब के शासक रहे, महाराजा रहे। तो इस समय और इससे पहले किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बंदा सिंह बहादुर जी के विषय में पढ़ा, जिसमें मैंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के पश्चात सिखों को एकजुट किया, सिखों को का नेतृत्व किया और मुगलों से टक्कर लिया। उन्होंने जो है सरहिंद के जो गवर्नर थे वजीर खां, उसकी हत्या की। यहां तक कि तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुख सियर तक को उन्होंने हिला करके रख दिया था। बाद में फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। तो बंदा बहादुर जी की हत्या हो जाती है सन 1716 में। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो सिख थे वो नेतृत्व विहीन हो जाते हैं। लेकिन बंदा सिंह बहादुर जी ने जो एक उम्मीद जगाई थी, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर जी ने एक प्रकार से अपना राज्य स्थापित कर लिया था, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं सका था। तो एक जो सिख थे उनके अंदर एक उम्मीद जग गई थी कि हम भी जो है ऐसा राज्य खड़ा कर सकते हैं। लेकिन एकाएक बंदा सिंह बहादुर जी की डेथ हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सिख थे वो नेतृत्व विहीन हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी जो मुगल साम्राज्य है वो पतन की ओर चला जाता है। तीसरे पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों की शक्ति भी लगभग क्षीण हो जाती है। उत्तर भारत में तो लगभग उनकी शक्ति समाप्त ही हो जाती है। हालांकि बाद में कुछ वर्षों के पश्चात दक्कन में उनकी स्थिति पहले जैसी हो जाती है, लेकिन उत्तर में उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं हो पाती है। तो ये जो रिक्तता उत्पन्न हुई थी, क्योंकि मुगल उनका पतन हो चुका था, मराठे जो कि उत्तर में दावा करते थे वो भी शक्तिहीन हो गए थे। तो ऐसी परिस्थितियों में तीसरे पानीपत के युद्ध के पश्चात जो पंजाब वाला जो क्षेत्र था, वहां पर जो सिख थे वो जो है छोटा छोटा राज्य स्थापित करना शुरू कर देते हैं। और यहां सिख जो है 12 मिसलों में विभाजित हो जाते हैं। 12 मिसलों में विभाजित हो जाते हैं। ये जो मिसल है ना, एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि राज्य को ही मिसल यहां कहा गया है। तो 12 राज्य या फिर 12 मिसल, क्योंकि सिखों में इसको मिसल बोला गया है, तो आप मिसल याद रखेंगे। टोटल 12 मिसल थे। तो 12 अलग अलग मिसलों में सिख जो है अपना एक अलग अलग राज्य बना लेते हैं, छोटे छोटे राज्य। और ये जो है काफी मतलब थोड़े शक्तिशाली भी थे। और इनका जो संघर्ष है लंबे समय तक अफगानों के साथ रहा, क्योंकि जो अफगान थे ना, जो अहमद शाह अब्दाली जिसने पानीपत की लड़ाई में मराठों को परास्त किया, तो जो अब्दाली था वो उसने पंजाब को जीता था, तो वो पंजाब पर दावा करता था। उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो भी लगातार पंजाब पर अपना दावा करते रहे। और पंजाब पर कौन है? सिख है। तो सिख जो है अपने आप को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल का नाम आप लोगों को स्पेशली याद रखना है, सूकर चकिया। सूकर चकिया ये जो है इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल था। और ये जो सूकर चकिया मिसल है, ये आपका जो चिनाव और जो रावी नदी है ना, उसके बीच का क्षेत्र था। कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था, चिनाव और रावी के बीच का क्षेत्र था सूकर चकिया। इसके जो प्रधान थे महासिंह। कौन थे इनके प्रधान? महासिंह। तो इन्हीं महासिंह के यहां 2 नवंबर 1880 को, डेट याद रखना है आप लोगों को, 2 नवंबर 1880 को एक बालक का जन्म होता है। माफी चाहूंगा, 1800 नहीं, 1780। 2 नवंबर 1780 में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम है रणजीत सिंह। आगे चल करके वही फिर महाराजा रणजीत सिंह बनेंगे।
तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ 2 नवंबर 1780 में। कहां पर? सूकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के घर में। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है, तो सूकर चकिया मिसल से है। इनके पिता का नाम महासिंह था, ध्यान रखना है, और इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर सन 1780 में। तो इस तरह से इनका जो है जन्म होता है, और इनके जन्म के लगभग 12 वर्ष पश्चात, मतलब कि 1792 में महाराजा रणजीत सिंह के पिता अर्थात महासिंह की मृत्यु हो जाती है। कब? 1792 में। अब चूंकि सूकर चकिया मिसल के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह, लेकिन उस समय वो छोटे थे, अल्पायु थे। तो यहां क्या होता है, एक जो है प्रति शासन परिषद की स्थापना की जाती है 1792 में। प्रति शासन परिषद, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है प्रति शासन परिषद क्या था। तो 1792 में एक प्रतिशासन परिषद स्थापित किया जाता है, चूंकि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके पिता की डेथ हो चुकी है और महाराजा रणजीत सिंह अल्पायु थे। तो प्रतिशासन परिषद, इसके सदस्य कौन कौन थे? महासिंह जी की विधवा पत्नी, मतलब कि महाराजा रणजीत सिंह की मां, और महाराजा रणजीत सिंह की सास। तो यहां ध्यान रखेंगे, माता प्लस सासू मां, इनकी जो सास थी। उसके बाद एक और नाम याद रखना है, लखपत राय। तो ये तीनों जो हैं इस प्रति शासन परिषद के सदस्य थे, जिन्होंने 1792 से लेकर के 1797 तक अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। मतलब कि राजा तो यही थे, लेकिन ये जो प्रतिशासन परिषद थी ये शासन किया। कब से कब तक? 1792 से 1797 तक। 1797 में महाराजा रणजीत सिंह, जो कि बड़े हो चुके थे, बालिग हो चुके थे, वयस्क हो चुके थे, तो 1797 में महाराजा रणजीत सिंह सारा कार्यभार अपने ऊपर ले लेते हैं, और यहां से फिर इनका जो सूकर चकिया मिसल है या फिर कहे महाराजा रणजीत सिंह है, सब कुछ बदल देते हैं ये, और पूरा जो पंजाब है उसको एक करके रख देते हैं। जो पूरे जो 12 अलग अलग मिसलें हैं उनको जीत करके मिला लेते हैं। तो अब बात करते हैं 1797। तो इनका शासनकाल याद रखेंगे, 1797 से 1839। तो 1797 में ये जो है खुद सारा जो कार्यभार है अपने हाथ में ले लेते हैं। तो अब देखिए, जिस समय इन्होंने पंजाब मतलब कि अपने मिसल का कार्यभार अपने ऊपर लिया, उस समय की जो स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो मुगल साम्राज्य लगभग पूरी तरह से पतन हो चुका था। बस उसका जो आखिरी सांस वो ले रहा था, ये हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो शाह आलम था वो पूरी तरह से मराठों या फिर अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली बन चुका था। मतलब कोई भी जाके उसको जो है कुछ भी कर सकता था। तो मुगलों का कोई रोल ही नहीं था, वो नाम भर के थे। वहीं अगर हम लोग बात करें तो मराठों की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। वो लोग दक्कन में तो थोड़े शक्तिशाली थे, लेकिन उत्तर में उनका मामला बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा था। तो यहां पर अंग्रेज वो थोड़े शक्तिशाली थे, लेकिन अभी जो है इस तरफ उनकी पहुंच नहीं बढ़ी थी। हालांकि 1798 में वेलेजली आता है और सहायक संधि वगैरह करने के कारण उनके जो प्रभाव क्षेत्र है वो पंजाब की सीमाओं तक पहुंच जाता है, आगे मैं बताऊंगा। तो इस समय की स्थिति कुछ ऐसी थी। वहीं अफगानिस्तान जो था ना, अफगानिस्तान, उसके साथ भी ढंग का कुछ चल नहीं रहा था। और ये जो 12 अलग अलग मिसलें थी ये भी विघटन की अवस्था में थी। मतलब कि आपस में ये लोग भी लड़ते भिड़ते रहते थे, विघटन होने की अवस्था में थी। तो ऐसे समय में महाराजा रणजीत सिंह वो इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे करके विघटित अवस्था में इन 12 मिसलों को जीत लेते हैं, अपने अधिकार में कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बात किया अफगानिस्तान के विषय में, तो इस समय अफगानिस्तान का शासक 1797 की स्थिति में कौन था? जमान शाह। नाम याद रखना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, जमान शाह। ये जो जमान शाह है अहमद शाह अब्दाली का पोता था। अहमद शाह अब्दाली का पोता था। और जमान शाह जो है पंजाब पर अपना दावा करता था कि पंजाब को मेरे दादा ने जीता था, तो पंजाब जो है मेरा हुआ। तो ऐसा दावा करके जमान शाह जो है बार बार पंजाब पर आक्रमण करता था। तो ऐसा ही एक आक्रमण इसने 1798 में किया। कब? 1798 में। और जब ये वापस लौट रहा था अपने अफगानिस्तान की तरफ, तो वापसी में इसकी जो कुछ तोपें हैं वो चिनाब नदी में गिर जाती है। देखो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये सारा कुछ, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी जो कुछ तोपें हैं चिनाब नदी में गिर जाती है। अब यहां पर महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, क्योंकि उन्हीं के एरिया में ये आता था जहां इनकी तोपें गिरी थी, तो रणजीत सिंह क्या करते हैं, जमान शाह की तोपों को चिनाब नदी से निकलवाते हैं और
उन तोपों को जमान शाह के पास वापस सकुशल भिजवा देते हैं। तो इससे जो जमान शाह है बड़ा प्रभावित होता है महाराजा रणजीत सिंह से, और महाराजा रणजीत सिंह को बोलता है कि तुम जो है लाहौर पर अधिकार कर सकते हो। और महाराजा रणजीत सिंह ऐसा चाहते भी थे कि वो जो है इसके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर ले, नहीं तो क्या था कि संबंध खराब थे, क्योंकि ये जो है पंजाब को अपना अधिकारी मतलब पंजाब पर खुद का दावा करता था। तो लाहौर पर अधिकार करने को बोल देता है कौन? जमान शाह, कि तुम लाहौर पर अधिकार कर सकते हो। तो इस प्रकार सन 1799 में लाहौर पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो जाता है। उस समय लाहौर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अब जो है कुछ ही वर्षों बाद 1805 में महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं? अमृतसर को भी जीत लेते हैं। अब ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखना है टाइम के साथ। 1799 में लाहौर, 1805 में अमृतसर। अब यहां पर देखिए कि जो लाहौर है वो पंजाब की राजनैतिक राजधानी, पंजाब की राजनैतिक राजधानी कौन है? लाहौर। और जो अमृतसर है जहां पर हरमंदिर साहब अर्थात स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो अमृतसर है पंजाब की धार्मिक राजधानी। मतलब कि एक तो लाहौर राजनैतिक राजधानी, अमृतसर धार्मिक राजधानी पंजाब की। तो इन दोनों ही क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। तो इससे जो है महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और इस बीच ना महाराजा रणजीत सिंह इन मिसलों पर भी अपना अधिकार करना जारी रखते हैं। तो उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, उनकी जो प्रतिष्ठा है बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि एक तो एक ये जो दो प्रमुख क्षेत्र हैं लाहौर अमृतसर, इन पर उनका अधिकार हो गया। अब जो है महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं? झेलम से लेकर के सतलज, झेलम नदी है तो झेलम नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच के संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं कुछ ही वर्षों में। जब इनका लाहौर अमृतसर पर अधिकार हो जाता है तो उसके पश्चात ये पूरा का पूरा झेलम नदी से लेकर के, झेलम नदी देखो कहां प्रवाहित होती है? उत्तर तरफ कश्मीर में। और जो सतलज नदी है ये आपके पंजाब में प्रवाहित होती है, चाइना से निकल के आती है ना, तिब्बत से सतलज नदी। तो झेलम और सतलज नदी के बीच के संपूर्ण क्षेत्र पर महाराजा रणजीत सिंह अपना अधिकार कर लेते हैं। मतलब कि यहां पर किसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है? शूकर चकिया के राजा महाराजा रणजीत सिंह का। तो अब एक प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के सबसे बड़े शासक बन चुके थे। वहां के जितने भी मिसल वगैरह थे सब उनके नियंत्रण में आ गए, सारा क्षेत्र उनके अधिकार में आ गया। तो इनका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब महाराजा रणजीत सिंह डिसाइड करते हैं कि झेलम से अमृतसर, झेलम से सतलज तक का क्षेत्र तो अपना हो गया, क्यों ना अब सतलज नदी को पार करके उसके पार का जो क्षेत्र है उसको भी अपने अधिकार में किया जाए। तो यही विचार करके महाराजा रणजीत सिंह सतलज नदी को पार करते हैं और 3 बार सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्रों का अभियान वो करते हैं। सतलज के पार का अभियान कितनी बार? 3 बार। और इन तीनों अभियानों में महाराजा रणजीत सिंह को अच्छा खासा सफलता भी मिलता है। कई सारे जो राजे महाराजे थे वो महाराजा रणजीत सिंह के नियंत्रण को, उनके जो स्वामित्व को स्वीकार कर लेते हैं, इनको कर वर देने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे राजा महाराजे जो सतलज के पार के थे वो महाराजा रणजीत सिंह को पसंद नहीं कर रहे थे। तो वो लोग क्या करते हैं? महाराजा रणजीत सिंह की शिकायत कर देते हैं अंग्रेजों से। देखो अभी तक जो, अब तक जो है थोड़ा सा परिस्थिति बदल चुका था। 1797 तक जब ये महाराजा बने तो उस टाइम पे ना अंग्रेजों की स्थिति बंगाल, मद्रास, बंबई उस तरफ काफी अच्छी थी। लेकिन जब लॉर्ड वेलेस्ली आता है 1798 में, सहायक संधि लेकर के आया था ना उसने, फिर वो बहुत सारे राजाओं के साथ सहायक संधि करता है, मराठों के साथ भी। तो सहायक संधि के पश्चात ना अंग्रेजों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो काफी बढ़ चुका था और लगभग सतलज नदी तक वो पहुंच चुका था। तो अब कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे वो सतलज नदी के पार वाला क्षेत्र, मतलब सतलज नदी की उस तरफ वाला नहीं, सतलज नदी का जो पूर्वी भाग है उस तरफ के भाग पर अपना प्रभाव, अपना नियंत्रण मानते थे। हालांकि सीधा सीधा उनका नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन उस क्षेत्र पर पहले मराठों का नियंत्रण था और अब जो है मराठों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली है। तो एक प्रकार से अंग्रेज जो है उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव मानते थे। तो इसी कारण से सतलज नदी के पूर्वी भाग के जो राजा होते हैं, पूर्व हो गया दक्षिण के जो, मतलब सतलज के दक्षिण पूर्व के जो शासक होते हैं, वो महाराजा रणजीत सिंह की शिकायत अंग्रेजों से कर देते हैं कि ये जो है बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब यहां पर होता यह है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय
महाराजा रणजीत सिंह की शक्ति से भली भांति परिचित थी। इन्होंने देखा, अंग्रेजों ने देखा कि भाई किस तरह से इस व्यक्ति ने, महाराजा रणजीत सिंह ने थोड़े ही समय में झेलम से सतलज तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, लगभग पूरे पंजाब को अपने वर्चस्व, अपने अधिकार में ले लिया। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे अर्थात अंग्रेज थे, वो महाराजा रणजीत सिंह के शक्ति से भली भांति परिचित थे। तो वो जो है इस समय महाराजा रणजीत सिंह से सीधे सीधे मुकाबले के लिए तैयार नहीं होते। वो लोग समझ जाते हैं इससे जो है नहीं लड़ना है। वहीं दूसरी तरफ महाराजा रणजीत सिंह वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति से भली भांति परिचित थे। महाराजा रणजीत सिंह भी मतलब जो है अंग्रेजों से लड़ने भिड़ने को तैयार नहीं थे। तो यहां पर क्या होता है, दोनों पक्षों के मध्य, महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक संधि होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी यह संधि? 1809 में। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। तो ये जो संधि हुई थी अमृतसर में हुई थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना एक दूत भेजती है अमृतसर में। वो दूत कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत बार पूछा गया है। चार्ल्स मैटकॉफ था वो दूत जो कि अमृतसर गया हुआ था। और उसी समय ये लोग जो है सतलज नदी के पार के जो शासक हैं वो अंग्रेजों से शिकायत कर देते हैं। तो यहां अमृतसर में सन 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पक्षकार था चार्ल्स मैटकॉफ, और इधर महाराजा रणजीत सिंह, दोनों के बीच संधि होती है जिसको हम लोग अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि में दोनों ने, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और महाराजा रणजीत सिंह ने, दोनों ने सतलज नदी को अपनी अपनी सीमाओं के बीच की राजधानी मान लिया। मतलब कि अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि सतलज के उस पार का क्षेत्र, सतलज के पश्चिम वाला जो भाग है वो महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार में है। वही महाराजा रणजीत सिंह ने स्वीकार कर लिया कि जो सतलज के नीचे वाला भाग है उस पर अंग्रेजों का प्रभाव है, उस तरफ मैं अब जो है आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने 3 बार आक्रमण किया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अमृतसर की संधि से जो है सतलज को दोनों ने अपनी सीमाओं की, अपने राज्यों की सीमा स्वीकार कर ली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह का जो डोगरा थे, नेपाली गोरखा थे, उनके साथ किस तरह के संबंध थे। महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखा शासक को भी परास्त किया था और जो डोगरा राजा था उसको भी इन्होंने परास्त किया था। तो किस टाइप से क्या कुछ हुआ था देख लेते हैं अब। तो डोगरा जो है ना, डोगरा जाति, जो जब मैंने बंदा सिंह बहादुर जी के विषय में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो बंदा सिंह बहादुर जी थे वो डोगरा जाति से संबंधित थे। वो एक प्रकार की राजपूत जाति होती थी जो कि पहाड़ी क्षेत्रों पर शासन करते थे। तो देखते हैं डोगरा, ये इसी के साथ प्लस मैं कर दूंगा नेपाली, यानी कि गोरखा ही लिख देते हैं, गोरखा नेपाली। तो देखिए अपने जो महाराजा रणजीत सिंह थे जो कि अपने राज्य का लगातार विस्तार कर रहे थे, तो वो जो है एक डोगरा राजा के ऊपर आक्रमण करती हैं। डोगरा राजा जिसका नाम था संसार चंद, याद रखेंगे संसार चंद, इसका एक मिनट, संसार चंद कटोच, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रखिएगा। संसार चंद कटोच ये जो है कांगड़ा का शासक था। कहां का शासक था? कांगड़ा का शासक था। तो महाराजा रणजीत सिंह इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और इसको जो है परास्त कर देते हैं। किसको? कांगड़ा के शासक संसार चंद कटोच को, जो कि डोगरा राजा था, और होशियारपुर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। अब देखिए जो संसार चंद है वो महाराजा रणजीत सिंह के नियंत्रण में आ गया। लेकिन कुछ ही समय बाद ये जो संसार चंद है ये जो है ना कहलुड़, एक राजा, एक स्थान है कहलुड़, तो कहलुड़ के राजा के ऊपर यह आक्रमण कर देता है। कौन? संसार चंद। ध्यान रखेंगे, देखो पहले तो महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद कटोच के ऊपर आक्रमण किया और होशियारपुर पर अधिकार कर लिया। अब जो है संसार चंद कटोच वो जो है कहलुड़ के राजा पर आक्रमण कर देता है। अब जो कहलुड़ का राजा है ये संसार चंद का सामना नहीं कर पाता है और ये किससे मदद मांगता है? गोरखा शासक अमर सिंह से। गोरखा शासक अमर सिंह से। अमर सिंह वही जो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गोरखाओं का शासक था। तो गोरखा शासक अमर सिंह से सहायता मांगता है कहलुड़ का राजा। अब जो है
अमर सिंह प्लस कहलुड़ का राजा, ये दोनों मिलकर के संसार चंद कटोच के आक्रमण का सामना करते हैं। अब यहां पर जो है संसार चंद कटोच ये इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाता है, तो संसार चंद कटोच महाराजा रणजीत सिंह को सहायता की याचना करता है। अब यहां पर महाराजा रणजीत सिंह बोलते हैं मैं एक ही शर्त पर सहायता करूंगा, अगर तुम मुझे कांगड़ा का किला दे दो। तो यहां पर जो है संसार चंद कटोच ये तैयार हो जाता है, ठीक है कांगड़ा का किला मैं आपको दे दूंगा, फिलहाल मेरी मदद करो। तो यहां पर फिर जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो कहलुड़ के शासक प्लस अमर सिंह गोरखा इनको जो है परास्त कर देते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा इनको परास्त किया था या नहीं, तो ध्यान रखेंगे गोरखा को भी परास्त किया था, प्लस संसार चंद कटोच से कांगड़ा का किला हस्तगत किया था। कांगड़ा का किला अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी बीच बीच में इसका जिक्र आता रहा है। तो इस तरह से जो डोगरा और गोरखा इनके साथ महाराजा रणजीत सिंह ने युद्ध किया और उसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अफगानों के साथ महाराजा रणजीत सिंह के संबंधों के विषय में, क्योंकि शुरुआत में भी मैंने बताया कि जो अफगानिस्तान के जो शासक थे वो पंजाब पर अपना दावा करते थे कि पंजाब को हमारे दादा ने जीता है, हमारा बपौती है एक टाइप से। तो 1797 में जैसे ही ये शासक बने तो उसके कुछ ही वर्षों बाद अफगानिस्तान के शासकों के साथ इनका जो है संबंध शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया जमान शाह जो कि अहमद शाह अब्दाली का पोता था और बार बार पंजाब पर आक्रमण करता था, उसकी कुछ तोपें चुनाव में गिर जाती है, महाराजा रणजीत सिंह फिर उसको वापस कर देते हैं। ये वाला किस्सा मैंने बताया। अब देखिए सन 1800 में क्या हुआ, सन 1800 में अफगानिस्तान का शासक बनता है शाह शुजा। ये भी ना अहमद शाह अब्दाली का पोता था, शाह शुजा भी जैसे जमान शाह। तो 1800 में ये अफगानिस्तान का शासक बनता है, लेकिन सन 1809 में इसका भाई था महमूद, वो जो है इसको गद्दी से हटा देता है और खुद अफगानिस्तान का शासक बन जाता है। अब यहां पर शाह शुजा जिसको कि विस्थापित कर दिया उसके भाई महमूद ने, ये जो है मारा मारा फिरता यहां वहां भटकते हुए अपना जो महाराजा रणजीत सिंह है इनके पास आता है और इनसे हेल्प मांगता है कि तुम जो है मुझको काबुल वापस प्राप्त करने में हेल्प करो, बदले में मैं तुमको कोहिनूर का हीरा दूंगा। तो यहां पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कोहिनूर का हीरा देखो कहां से कहां आ गया। कोहिनूर का हीरा कहां मिला था, गोलकुंडा के खानों से मिला था ना, जो क्या कहते हैं जो हैदराबाद वारंगल तरफ जो है जो अपने वहां पर काकतीय शासक शासन करते थे ना, प्रताप रुद्रदेव लोग, जिनके ऊपर मलिक काफूर जो अपना अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसने अटैक किया था, और वो फिर मलिक काफूर को यही कोहिनूर का हीरा दिया था जो ले जाकर के किसको देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। फिर वो जो है धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते हुए वो फिर मुगलों के हाथ लगता है। फिर मुगलों के हाथ से वो कहां चला गया था, अफगानिस्तान चला गया था। अहमद वो लेके गया था ना, क्या नाम था, नादिर शाह, उसने ले लिया था ना, जिसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और उसने शाहजहां के तख्ते ताउस प्लस इस कोहिनूर के हीरे को अपने साथ ले गया था। तो अब जो है कोहिनूर का हीरा जो कि भारत से बाहर चला गया था वो फिर से भारत में आ जाता है, भारत के शासक के पास आ जाता है। शाह शुजा बोलता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुमको कोहिनूर का हीरा भेंट करता हूं। तो वो दे देता है, किसको दे देता है, महाराजा रणजीत सिंह को। लेकिन यहां पर जो महाराजा रणजीत सिंह है कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा या नहीं करूंगा, इस टाइप से। देखिए महाराजा रणजीत सिंह का ये था कि वो जो है शाह शुजा के नाम का प्रयोग सिंध, मुल्तान और कश्मीर जैसे क्षेत्रों को विजय करने में प्रयोग करना चाहते थे। मतलब कि जो शाह शुजा था वो एक बड़ा नाम था, चूंकि अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली का पोता अहमद शाह अपने आप में एक बड़ा प्रख्यात शासक था जिसने भारत में भी कैसा अटैक कर दिया था। तो शाह शुजा का वो नाम का उपयोग करना चाहता था सिंध, मुल्तान और कश्मीर के क्षेत्रों को जीतने के लिए। तो वो कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं देता, लेकिन कोहिनूर का हीरा उसको मिल जाता है। अब क्या होता है, शाह शुजा चूंकि महाराजा रणजीत सिंह ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया तो ये कहां चला जाता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है। अंग्रेजों को बोलता है कि भाई मेरी मदद करो, काबुल पर फिर से मुझे मतलब शासक बनना है। तो अंग्रेजों के पास सहायता मांगने जाता है। अब क्या होता है, सन 1836, देखो समय जो है ना काफी, जो शाह शुजा था ना वो लंबे समय तक विस्थापित रहा। 1809 में इसको भगा दिया था उसके भाई महमूद ने। अब जो है सन 1836 में
यही लिख देता हूं मैं। सन 1836 में त्रिपक्षीय संधि होती है। कौन सी संधि? त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय मतलब 3 लोगों के बीच संधि। उसमें एक थे महाराजा रणजीत सिंह, दूसरे थे शाह सुजा और तीसरे थे अंग्रेज। तो अंग्रेज शाह सुजा प्लस आपके महाराजा रणजीत सिंह, इनके बीच जो है संधि होती है, जिसको त्रिपक्षीय संधि बोला जाता है। कब हुई थी ये संधि? 1836 में। और इस संधि के बाद ना, ये जो संधि हुई थी, इसी के बाद फिर कुछ साल बाद ना आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो जाता है 1839 में। ये जो कारण है ना, मतलब जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ना अंग्रेजों और अफगानिस्तानियों के बीच, उसका कारण यही शाह सुजा था, क्योंकि शाह सुजा को महमूद को अपदस्थ करके फिर से अपना सत्ता प्राप्त करना था। तो वो जो है रणजीत सिंह और अपने अंग्रेजों से सहायता मांगता है। अब यहां पर देखिए, जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो इनके साथ क्यों मिल रहा है? ऐसा था कि उस समय ना जो अंग्रेज थे, और अगर अंग्रेज और प्लस शाह सुजा, अगर ये लोग दोनों मिल जाते और महाराजा रणजीत सिंह को अपना शत्रु बना लेते, तो ये महाराजा रणजीत सिंह के लिए अच्छा नहीं हो पाता। इसीलिए वो इस त्रिपक्षीय संधि में भाग लेते हैं। वैसे भी पहले ही शाह सुजा ने जो है कोहिनूर का हीरा भेंट किया था महाराजा रणजीत सिंह को। तो इस प्रकार अफगानों के साथ कुछ ऐसे संबंध थे महाराजा रणजीत सिंह जी के। अब हम लोग ना थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ महाराजा रणजीत सिंह के संबंधों के विषय में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, तो इसमें वही वाली चीज आएगी 1809 में जो संधि हुई थी। तो देखिए क्या हुआ था कि 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी, इस संधि को महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वीकार करने के पीछे असल कारण क्या था? मैंने बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों एक दूसरे के शक्तियों से भली भांति परिचित थे। दोनों जानते थे कि दोनों की स्थिति ठीक ठाक है। मतलब कि महाराजा रणजीत सिंह को भी लगता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय अच्छी हालत में है, अगर मैं उनसे लड़ता हूं तो हो सकता है कि मेरे लिए अच्छा ना हो। वहीं अंग्रेज भी ऐसे समझते थे कि महाराजा रणजीत सिंह जो कि बेहतरीन सेना नायक है, बहुत सारी लड़ाइयां उसने जीती है, अगर हम लोग इसके खिलाफ जाते हैं तो हम लोग को जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे की शक्तियों से परिचित थे। प्लस यहां पर कुछ ना दूसरी राजनीतिक बातें भी थी। देखिए क्या था कि 1809 के पहले पूरी दुनिया में ना जहां जहां भी अंग्रेज थे, दूसरे यूरोपीय लोग थे, वहां पर नेपोलियन का भय मंडरा रहा था। नेपोलियन ने पूरे यूरोप को अपने सामने घुटने टिकवा दिए थे। तो वो जो है भारत में भी पहुंच सकता था। वो तो पूरा मिस्र और सीरिया तक पहुंच चुका था। तो अंग्रेजों को डर था कि वो जो है भारत न पहुंच जाए। वहीं जो रूस है वो भी लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, और रूस की जो सीमाएं हैं वो फारस तक पहुंच गई थी। तो ये सारे जो खतरे हैं ये इसी आसपास में थी। लेकिन क्या था कि 1809 आते आते तक जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका पतन हो चुका था, तो अब उसका भय उतना नहीं था। तो अब क्या था कि जो ईरान है, फारस है, उसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध सुधर गए। पहले थोड़े से जो है खराब थे, लेकिन अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ईरान जो फारस का शासक था ना, उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित हो चुके थे। और देखो अंग्रेज जो है ना, जो ईरान था उसके साथ इसलिए संबंध सुधारे क्योंकि जो रूस है उसकी सीमाएं फारस की सीमा को स्पर्श कर रही थी। इसीलिए अंग्रेजों ने ईरान के शासक के साथ मित्रता कर ली, अच्छे संबंध स्थापित कर लिए, ताकि वो जो है रूस के साथ न मिल जाए। इसलिए अब चूंकि अगर हम लोग भारत का नक्शा देखें, कुछ मैं यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ये क्या बन गया, माफी चाहूंगा। तो इस तरफ आपका जो है पाकिस्तान है, और इधर आपका अफगानिस्तान, और इस तरफ कहीं आपका जो है ईरान है इस तरफ, और इधर जो है रूस। अब यहां पर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और लगभग इस क्षेत्र में है अपना पंजाब। तो क्या था कि जो ईरान प्लस इधर आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के बीच मित्रता हो गई। अब महाराजा रणजीत सिंह को यह भय था कि अगर मैं इस समय अंग्रेजों को अपना बैरी बना लेता हूं, अंग्रेजों को अपना शत्रु बना लेता हूं, तो संभावना यह हो सकती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इधर से भी अटैक करे, इधर से भी अटैक करे। मतलब कि इधर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्त अटैक कर दे, तो मैं तो बुरी तरह से फंस जाऊंगा। तो यह एक कारण भी बताया जाता है 1809 के अमृतसर की संधि को स्वीकार करने के पीछे। तो यह चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। तो ईरान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है संबंध सुधर गए थे। इसी कारण अपना जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने
अमृतसर की संधि को स्वीकार कर ली, प्लस वो इस समय अंग्रेजों से भिड़ने को तैयार नहीं थे। तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखिएगा महाराजा रणजीत सिंह के विषय में। अब हम लोग महाराजा रणजीत सिंह के समय के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जान लेते हैं। देखो, जो महाराजा रणजीत सिंह थे ना, ये एक कुशल सेनानायक थे, एक वीर योद्धा थे, प्लस इन्होंने एक अच्छे खासे बड़े राज्य की स्थापना कर ली थी। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, ठीक ठाक था, लेकिन कई मामलों में प्रशासनिक व्यवस्था में चूक देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था जैसा इन्होंने किया। तो देखते हैं इनके प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो जैसा कि उस समय के जो भी राजे महाराजे होते थे, स्वेच्छाचारी होते थे, निरंकुश होते थे, ठीक वैसे ही महाराजा रणजीत सिंह भी निरंकुश थे। और इनका जो शासन था, जो प्रशासन था, वो बहुत ज्यादा केंद्रीकृत था। बहुत ज्यादा केंद्रीकृत से मतलब कि जो महाराजा रणजीत सिंह है, उन्हीं के पास अधिकांश डिपार्टमेंट होते थे, सब कुछ इन्हीं के पास होता था। इसीलिए जब इनकी डेथ हुई ना, 1739 में इनका डेथ हुआ, 7 जून 1839। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 7 जून 1839 को इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, इनके संबंध में कहा जाता है कि इनकी एक आंख नहीं थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक आंख नहीं थी, इनको जो है बीमारी हो गई थी, जिस कारण से इनकी एक आंख जो है खराब हो गई थी। तो ये एक ही आंख से देखते थे। तो ये पूरी तरह से निरंकुश शासक थे और इनका जो शासन था पूरी तरह से केंद्रीकृत था। लेकिन फिर भी इनको जो है सहायता देने के लिए कुछ मंत्री वगैरह हुआ करते थे। लेकिन जैसा उस समय के जो दूसरे राजा महाराजा थे, मंत्री होते तो थे, लेकिन वो केवल और केवल सलाह देने भर का काम करते थे। तो बात कर लेते हैं किस टाइप से इनके समय में शासन व्यवस्था चलती थी। महाराजा रणजीत सिंह स्वेच्छाचारी होने के बावजूद खालसा के नाम पर शासन करते थे। देखो, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को स्थापित किया था। तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो स्वेच्छाचारी थे, निरंकुश थे, बावजूद इसके वो जो है खालसा के नाम पर शासन करते थे। और इनकी जो सरकार थी, इन्होंने जो एक प्रकार से जो सरकार बनाई थी, या फिर इनका जो राज्य था, सरकार था, उसको कहा जाता था सरकार ए खालसा। पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, सरकार ए खालसा, और इधर जी लगा देंगे, सरकार ए खालसा जी। ये जो है महाराजा रणजीत सिंह के सरकार को बोला जाता था, सरकार ए खालसा जी, मतलब कि हम जो है खालसा के लिए शासन कर रहे हैं। और जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो एक प्रकार से स्वयं को सिख राष्ट्रमंडल का सेवक मानते थे। मतलब वो खुद को राजा नहीं बोलते थे कि मैं जो हूं समस्त सिखों का सेवक हूं। जो भी सिख थे, जैसे कि उन्होंने अलग अलग 12 मिसलों को जीत करके एक कर लिया था, तो सभी सिखों का एक प्रकार से वो प्रमुख बन गए, प्रधान बन गए, सिख राष्ट्रमंडल के सेवक के रूप में वो खुद को पेश करते थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र वाले, उनके नाम वाले सिक्के जारी किए थे। तो गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी, जो बंदा बहादुर जी थे, उन्होंने भी गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद जी के नाम के सिक्के जारी किए थे। तो ठीक वैसे ही महाराजा रणजीत सिंह ने भी इनके नाम के सिक्के जारी किए। इसके इन सब चीजों के अलावा जो महाराजा रणजीत सिंह थे ना, इनके राज्य में या फिर इनका जो भी अधिकारी गण थे, जो भी मंत्रिमंडल था, उसमें सिखों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी संख्या में थे। जैसे मुसलमानों में अगर हम लोग देखें तो अजीजुद्दीन, एक नाम याद रखेंगे, अजीजुद्दीन, जो कि इनके विदेश मंत्री थे, अजीजुद्दीन। पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, अजीजुद्दीन ये क्या थे? विदेश मंत्री थे, जो कि एक मुसलमान थे। उसके बाद एक और नाम याद रखेंगे, दीवान दीनानाथ। दीवान दीनानाथ ये वित्त मंत्री थे, और ये ना डोगरा जाति के थे, डोगरा पहाड़ी जो थे ना, डोगरा जाति के थे ये वित्त मंत्री। तो अजीजुद्दीन विदेश मंत्री थे, और दीवान दीनानाथ, मैंने क्या लिख दिया, माफी चाहूंगा, दीवान बार बार, दीवान दीनानाथ ये जो है वित्त मंत्री थे। इनके दीवान दीनानाथ वित्त मंत्री थे, जो कि एक डोगरा थे। तो इस तरह से इनके राज्य में अलग अलग जातियों के लोगों को भी स्थान दिया जाता था। महाराजा रणजीत सिंह का संपूर्ण राज्य सूबों अथवा प्रांतों में बटा हुआ होता था। मतलब इनका जो राज्य, जैसे मान लो पंजाब हो गया इनका एक राज्य या फिर कहीं साम्राज्य, तो ये जो है सूबों में बटा हुआ था। सूबा या फिर प्रांत उसको हम लोग बोलेंगे। तो ये जो सूबा है ना,
चार भागों में बटा हुआ था। मतलब कि जो सूबा है वो चार सूबे थे, ध्यान रखेंगे चार सूबे थे। एक आपका इसमें याद रखेंगे मुल्तान एक था, दूसरा आपका था मुल्तान के बाद आपका पेशावर, याद रखेंगे पेशावर, उसके बाद कश्मीर, कश्मीर के बाद आप याद रखिएगा लाहौर, हाँ लाहौर, कश्मीर के बाद लाहौर जो कि इनकी राजधानी भी थी। तो चार प्रांत थे, मतलब कि पूरा जो पंजाब था, पूरा जो इनका राज्य था वो चार प्रांतों या चार सूबों में बटा हुआ था। प्रांत या सूबे, ध्यान रखेंगे प्रांत अथवा सूबा। और इसका जो प्रधान होता था, प्रांत या सूबा का जो प्रधान होता था वो कहलाता था नाजिम। क्या कहलाता था? नाजिम। ध्यान रखेंगे नाजिम, ये जो है प्रांत का प्रमुख या प्रांतपति, उसको जो है नाजिम कहा जाता था। और ये जो प्रांत है ये फिर जिलों में बटे हुए होते थे। जो प्रत्येक प्रांत है वो जिलों में बटे हुए होते थे। और जो जिला का प्रधान होता था वो कहलाता था कारदार। कारदार, कारदार। पंजाब मतलब कि वो इनका साम्राज्य हुआ। और पंजाब जो है चार प्रांतों में बटा था। प्रत्येक प्रांत का जो प्रधान होता था वो नाजिम कहलाता था। प्रांत जिलों में बटा हुआ होता था और जिले का प्रधान होता था कारदार। और जिले के नीचे गांव होते थे और गांवों में पंचायत व्यवस्था बड़े ही अच्छे तरीके से काम करती थी। तो ये कुछ इनका जो है प्रशासनिक व्यवस्था था। इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं इनके समय की भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? तो देखो, जो महाराजा रणजीत सिंह थे ना, इनके आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व, मतलब कि भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व। और इनके शासनकाल में ऐसा कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह किसानों से भू राजस्व वसूलने में कठोरतम नीति अपनाते थे। मतलब कि कठोर तरीके से भू राजस्व वसूल किया जाता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि महाराजा रणजीत सिंह किसानों पर अत्याचार करते थे। हाँ, कर वसूलते टाइम पर थोड़ा अत्याचार होता था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह किसानों के हित को भी ध्यान में रखते थे। जब भी महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य अभियान होते थे तो सैनिकों को विशेष हिदायत दी जाती थी कि वो किसी भी किसान के खेत को बर्बाद न करे। वो जो है, नहीं तो क्या होता है ना, पूरा का पूरा जो सेना है वो किसी के खेत से निकल जाती थी तो पूरा खेत बर्बाद हो जाता था। तो इस टाइप के काम नहीं करो, इस टाइप से हिदायत दी जाती थी। प्लस वो किसानों के हित में और भी बहुत सारे काम करते थे, लेकिन कर वसूलने के टाइम पे थोड़ी कठोरता बरती जाती थी। भू राजस्व की दर कितनी थी? तो 33 से 40%, 33 से 40%, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 2/5 और 1/3, 1/3 इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये शायद 2/5 कुछ होगा, हाँ 2/5, और ये जो है 1/3। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, 33% अथवा 1/3, 40% अथवा 2/5, इतना जो है कर लिया जाता था। अच्छा, एक और चीज पता चलती है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इनके समय में भू राजस्व वसूल करने के लिए भू क्षेत्रों को नीलाम किया जाता था। और जो सर्वाधिक भू राजस्व वसूल कर देने का वायदा करता, उसको उस क्षेत्र की ठेका दे दिया जाता था। जैसे कि बंगाल की गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके समय में भी ठेका पद्धति चलता था ना। उसने जो है भू क्षेत्रों को ठेके पर देना शुरू कर दिया था। 1 साल के लिए ठेका दिया जाता था, जो सबसे ज्यादा वसूल के देगा उसको दिया जाता था। तो कुछ इसी टाइप की व्यवस्था महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर भी की गई थी। लेकिन ये जो दर है वो फिक्स कर दी गई थी कि 33% से 40% तक ही वसूल करना है। तो ये नीलाम वाली चीज भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्याय व्यवस्था। देखो, महाराजा रणजीत सिंह के समय में जो न्याय व्यवस्था थी ना, वो कठोर तो थी, बहुत ज्यादा कठोर थी, लेकिन साथ ही साथ वो त्वरित भी थी। अब इस चीज को समझिएगा, मतलब न्याय व्यवस्था कठोर थी किंतु त्वरित थी। त्वरित मैं बोल रहा हूं, तो जो न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर प्लस त्वरित, त्वरित का मतलब तुरंत न्याय मिल जाता था, तुरंत न्याय मिल जाता था, मतलब देरी नहीं होती थी। जैसे कि आज के समय में डेट पर डेट देते जाते हैं ना, तारीख पर तारीख, सनी देओल का वो स्पेशल डायलॉग, तो उस टाइप का परिस्थिति नहीं था। त्वरित न्याय मिल जाता था, लेकिन कठोर होता था। और इनके समय में ना, महाराजा रणजीत सिंह के समय में जो न्याय व्यवस्था थी उसको राज्य का विषय नहीं समझा जाता था। मतलब कि मान लो किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसको लेकर के फालतू, मतलब कि गांव में हुआ, पंचायत बैठा, उसके बाद फिर अपील करने के लिए वो जिला में जा रहा है, फिर प्रांत में जा रहा है, फिर केंद्र में जा रहा है। तो इस टाइप की चीजें यहां पर उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। जो स्थानीय अधिकारी होते थे वो स्थानीय परंपराओं के आधार पर स्थानीय मामलों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने का
प्रयास करते थे। अगर कोई बहुत बड़ा मामला होता था तो वही चीज जो है ऊपर को जाती थी। देखो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे न्यायालय स्थापित कर दिए थे, अलग अलग स्तर में अलग अलग न्यायालय। पंजाब में उस टाइप का कोई चीज नहीं था। हाँ, लाहौर में एक अदालत थी, अदालत ए आला। कहां थी ये? लाहौर में। लेकिन इसका जो काम था विशेष मामलों की अपीलों को सुनना। अदालत ए आला कहां थी? लाहौर में। विशेष मामलों के ये अपीलों को सुनती थी। बाकी छोटे छोटे जो मामले होते थे, स्थानीय जो मामले होते थे, स्थानीय अधिकारी उसको जो है स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया करते थे। इस चीज को समझिएगा, बड़े मामले ही जो है अदालत आला तक पहुंचते थे। जो भी जिलों से संबंधित या प्रांत से संबंधित कुछ जो बड़े मामले होते थे तो वही चीज जो है ऊपर जाता था। बाकी छोटे छोटे मामलों को स्थानीय स्तर पर तुरंत सुलझा दिया जाता था, देर नहीं होता था ज्यादा। तो ये बड़ा अच्छा चीज होता था, थोड़ा कठोर अवश्य था। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि जो महाराजा रणजीत सिंह हैं, इनके समय में किसी भी अपराधी को जो दंड दिया जाता था ना, उसमें अंग भंग या फिर उसको जो है 10 साल की सजा, 20 साल की सजा या मौत की सजा, तो इस टाइप की जो सजाएं होती थी वो बहुत कम दी जाती थी। इनके समय में जो सबसे ज्यादा जो सजा दी जाती थी वो होता था अर्थदंड। मतलब कि व्यक्ति को जो है 5 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे जो है जेल में कैद करने से अच्छा क्या किया जाता था? अर्थदंड। मतलब कि उससे पैसा लो और उसको छोड़ दो, और जिस व्यक्ति की जैसी हैसियत होती थी उस आधार पर उस पर अर्थदंड लगाया जाता था। और कई बार बड़े बड़े अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्ति से भी अर्थदंड लिया जाता था और उसको छोड़ दिया जाता था। एक तरह से अगर हम लोग देखें तो ये उतना तो अच्छा नहीं था कि जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको भी जो है पैसा लेकर के छोड़ दिया जा रहा है। दरअसल क्या था कि ये जो न्याय व्यवस्था थी ये राज्य की आय का स्रोत था। तो सोचो, गरीब आदमी अगर वो किसी केस में फंस जाता था तो अगर उसके पास देने को पैसा नहीं है तो वैसे लोग तो जेल में सड़ते रहते रहे होंगे। और कोई अमीर आदमी अगर वो किसी के साथ कुछ बुरा करता है, किसी के साथ कोई अपराध करता है, तो वो जो है अर्थदंड भर देगा, पैसा दे देगा, बाहर आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो न्याय तुरंत मिल जाता था ये अच्छी चीज थी, लेकिन थोड़ा कठोर था। और ये जो अर्थदंड वाला जो चीज है ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो ये इनकी न्याय व्यवस्था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के समय के सैन्य व्यवस्था के विषय में। देखो, महाराजा रणजीत सिंह ने जिस राज्य की स्थापना की थी, मतलब उन्होंने एक छोटे से शुरू किया था, जो 12 मिसलों में से एक उनका मिसल था सूकर चकिया, और वैसे ही दूसरे 11 मिसल थे। तो एक छोटे स्तर से उन्होंने शुरुआत किया था और छोटे छोटे राज्यों को जीत करके उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। तो क्या था, उनके चारों तरफ शत्रु ही शत्रु थे। मतलब कि 12 मिसल थे, 12 में से एक वो खुद थे, तो बाकी जो 11 मिसल हुए वो उनके शत्रु हुए। प्लस उधर कश्मीर अलग, उधर आपका अफगानिस्तान अलग, इधर सिंध, मुल्तान, सतलज नदी के पार के शासक, तो ये चारों तरफ वो जो है शत्रुओं से घिरे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में इनको एक सुदृढ़ सशक्त सेना की अत्यंत आवश्यक थी और इन्होंने इस टाइप की सेना खड़ी भी कर ली। इनके विषय में कहा जाता है कि इनके पास लगभग 75,000 के आसपास सैनिक थे। तो सैन्य व्यवस्था किस टाइप से थी इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहां से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि इनकी जो सेना थी ना उसमें सिखों के अलावा, मतलब कि सिख तो थे ही थे, प्लस अलग अलग जातियों के और अलग अलग देशों के लोग यहां पर शामिल थे। कई सारे यूरोपीय भी यहां पर थे। यूरोपीय में खाली अंग्रेज या फ्रांसीसी नहीं, जर्मन भी थे, स्कॉटलैंड के भी थे, इसके अलावा अमेरिकन भी थे, यूनान के भी थे, रूस के भी थे। इनके सेना में बड़े बड़े अधिकारी थे, मैं बताऊंगा अभी आगे। महाराजा रणजीत सिंह ने स्थायी सेना की स्थापना की थी। देखो, इनको जैसा कि इनको अपना राज्य विस्तार करना था, चारों तरफ शत्रु थे, तो ऐसी स्थिति में अनियमित सेना पे भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था। अनियमित सेना मतलब उसको जो है जब टाइम पड़ रहा है, जब जरूरत पड़ रहा है तब बुला रहे हो, तो वैसी सेना जो है कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने जो है स्थायी सेना रखा था और उनको मासिक वेतन देते थे। और जो वेतन दिया जाता था ना सैनिकों को, उसको माहदारी बोला जाता था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऐसे जो शब्द है ना वो पूछा जाता है। माहदारी ये जो है सैनिकों को दिया जाने वाला मासिक वेतन था, मंथली वेतन दिया जाता था। स्थायी सैनिक इन्होंने रखा। देखो, जो अपने अलाउद्दीन
खिलजी थे, उनको भी अपना साम्राज्य विस्तार करना था और उसने भी स्थायी सेना रखा था। ठीक वैसे ही महाराजा रणजीत सिंह ने भी स्थायी सेना रखा और इस कार्य में मतलब कि सैन्य व्यवस्था को स्थापित करने में महाराजा रणजीत सिंह ने यूरोपीय लोगों की सहायता ली, उसमें भी स्पेशल फ्रांसीसियों की सहायता ली। देखो जो फ्रांसीसी थे ना, उनके संदर्भ में मैंने बताया था कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें जो है फ्रांसीसियों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई। ठीक है, उनकी जो शक्ति है समाप्त हो गई। उसके बाद वो जो है अंग्रेजों के सामने वैसे खड़े नहीं हुए जैसे कि उन्होंने आंग्ल कर्नाटक युद्ध के टाइम पर हुआ था, तो वैसा वो लोग नहीं करते हैं। बाकी व्यापार कर रहे थे भारत में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वो लोग फैले हुए थे, व्यापार कर रहे थे, अंग्रेजों को टैक्स दे दे करके भी वो व्यापार कर रहे थे। और जब नेपोलियन ने पूरे यूरोप को अपने सामने घुटने टिका दिए थे तो उस टाइम पर जो फ्रांसीसी थे वो लोग जो हैं अपना क्या कहते हैं, मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, उनके साथ वो लोग मिल गए थे। तो ऐसे समय समय पे वो लोग जो है थोड़ा सर उठाते थे। तो यहां पर पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह वो लोग जो है फ्रांसीसियों से हेल्प लेते हैं, मतलब कि फ्रांसीसी जो है महाराजा रणजीत सिंह के साथ अच्छे संबंध स्थापित करते हैं। और जो सैन्य व्यवस्था स्थापित की थी महाराजा रणजीत सिंह, उसमें फ्रांसीसियों की भूमिका बहुत ज्यादा थी। महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ पैदल सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक थे और इनके पास एक अच्छा खासा तोप खाना भी था। और इन्होंने जो है ना तोप खाने पर विशेष बल दिया कि तोप खाना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनके पास भी अच्छे किस्म के तोप खाने थे। और इनकी जो सेना थी ना, उनकी जो व्यवस्था थी, इनकी सेना की जो व्यवस्था थी वो यूरोपीय तरीके से थी। प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका ड्रेस कोड होता था, हथियार भी उनको अच्छे दिए जाते थे, चेक किए जाते थे, सब कुछ। इसीलिए ना इनकी जो सेना थी काफी अच्छी सेना थी और एक बार को अंग्रेज भी इनकी सेना के सामने डरते थे। इसीलिए तो उन्होंने अमृतसर की संधि कर ली और जब तक ये जीवित थे तो अंग्रेज जो है यहां पर दखल नहीं देते। जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है 1739 में, उसके बाद ही अंग्रेज पंजाब में दखल देते हैं, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह से परिचित थे, किस तरह के लड़ाकू योद्धा हैं। तो इनके पास तोप खाना भी था और इन्होंने ना तोप गोला बारूद बनाने के लिए लाहौर और अमृतसर में कारखाने भी स्थापित किए, जहां पर तोप बनाए जाते थे, गोला बारूद तैयार किए जाते थे। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनकी सेना में 39 अफसर ऐसे थे जो कि विदेशी थे। ध्यान रखेंगे कितने, 39 अफसर, अधिकारी, मैं लिख ही देता हूं, अधिकारी 39 अधिकारी ऐसे थे जो कि भारत के बाहर के थे। कहां कहां के थे, कुछ तो फ्रांस के थे, कुछ इंग्लैंड के थे, कुछ स्पेन के थे, कुछ स्कॉटलैंड के थे, कुछ जर्मनी के थे, कुछ रूस के थे, कुछ यूनान के थे, कुछ अमेरिका के थे। मतलब कि उस टाइम पर अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यूनान हो गया, तो वहां से जो लोग हैं ना वो लोग भारत आते थे, दूसरी जगहों पर भी जाते थे। तो यहां आकर के वो लोग जो है अपना प्रतिभा दिखाते थे कि भाई हमारे पास ये टैलेंट है, तो उस हिसाब से इनको यहां पर नौकरी मिल जाती थी। इन सब के अलावा एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय थे ना, वो लोग भी जो है इनकी सेना में शामिल थे। और ऐसे टोटल 39 अधिकारी थे। ध्यान रखेंगे 39 अधिकारी थे जो कि इनके यहां सेना में काम करते थे और इनमें से कई सारे जो अधिकारी थे बड़े बड़े पदों तक भी पहुंचे थे। और पीछे मैंने बताया था कि इनके यहां पर जो मुस्लिम थे, डोगरा थे, वो लोग भी काम करते थे और बड़े बड़े पदों पर वो लोग पहुंचे थे, जैसे कि अजीजुद्दीन जो कि इनके विदेश मंत्री थे। और इसके अलावा जो हिंदू लोग थे प्लस जो सिख लोग थे वो तो थे ही थे इनकी सेना में, इनके प्रशासन में। तो ये आप याद रखिएगा 39 अधिकारी जो कि यूरोपीय अमेरिकन थे। 7 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है उसके लगभग 10 वर्ष के पश्चात इनका जो साम्राज्य है वो अस्तित्व विहीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र में इनके राज्य को मिला लेती है। तो इनका डेथ कब हुआ था, 7 जून 1839 को। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से अंग्रेजों ने पंजाब में दखल देना शुरू किया और जो महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे उनके साथ अंग्रेजों का 2 युद्ध हुआ था, जिसको आंग्ल पंजाब युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। तो वो सब कुछ जो है हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहीं भी कुछ भी अगर डाउट है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।